12 दिनों तक ईरान और इजराइल के बीच हुए भीषण युद्ध को रुके हुए 2 महीने का वक्त होने जा रहा है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। हमले तो रुक गए हैं, लेकिन इन हमलों का खौफ अभी तक बना हुआ है। इजराइल लगातार अपने खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से ईरान पर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। युद्ध खत्म होने के बाद मोसाद की मदद करने के आरोपों में कई लोगों को ईरान ने मौत की सजा दी है, लेकिन फिर भी मोसाद ईरान में अभी भी एक्टिव है। इस बीच एक अखबार ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसने न सिर्फ ईरान बल्कि मिडल ईस्ट के देशों की भी नींद उड़ा दी है। द टेलीग्राफ ने खुलासा किया है कि मोसाद अब भी ईरानी परमाणु नागरिकों को मारने की फिराक में है। मोसाद द्वारा 30 से ज्यादा शोधकर्ताओं की हत्या के बाद ईरान ने अपने बचे हुए परमाणु वैज्ञानिकों को एक खास सुरक्षा हिफाजत में भेज दिया है, या कहें अंडरग्राउंड कर दिया है। एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर वैज्ञानिक अब अपने घरों में नहीं रह रहे हैं और न ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, बल्कि उन्हें तेहरान या उत्तरी तटीय शहरों में सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, जहां वो अपने परिवारों के साथ विला में रहते हैं। यानी अब ईरान ने अपने वैज्ञानिकों को गुप्त जगहों पर भेज दिया है, ताकि मोसाद के एजेंटों से उन्हें बचाया जा सके। ईरानी खुफिया विभाग उनकी 24 घंटे निगरानी कर रही है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि ईरान में मोसाद के निशाने पर सबसे पहले ईरानी सेना के अधिकारियों के बाद परमाणु वैज्ञानिक ही निशाने पर रहते हैं। इजराइल पिछले 3 दशकों से ये दावा करता आ रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी नजदीक है और इसी को लेकर वो ईरान को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। इजराइल के अभी निशाने पर 15 और वैज्ञानिक। द टेलीग्राफ को इजराइल की ओर से तैयार लगभग 100 वैज्ञानिकों की सूची में से 15 से ज्यादा बचे हुए वैज्ञानिकों के नाम दिखाए गए हैं। इजरायलियों का कहना है कि अब वैज्ञानिकों को ये तय करना होगा कि वो अपना काम जारी रखें या आगे के हमलों का जोखिम उठाएं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. या कोई नया करियर खोजे। वैज्ञानिकों पर मंडरा रहे खतरे को लेकर ईरानी अधिकारियों ने कहा है, उनमें से ज्यादातर अब अपने घरों में नहीं रह रहे हैं। उन्हें या तो तेहरान या उत्तर में सुरक्षित घरों पर ले जाया गया है। जो लोग विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, उनकी जगह ऐसे लोगों को रखा जा रहा है जिनका परमाणु कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। भले ही ईरान और इजराइल के बीच जून में सीजफायर हो गया हो, लेकिन ये युद्ध किसी भी समय वापस छिड़ सकता है। कई ईरानी नेताओं का कहना है कि उन्हें इजराइल के सीजफायर पर भरोसा नहीं है और वो जंग के लिए तैयार हैं। वहीं इजराइल और अमेरिका दोनों धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका तो फिर से उसे हमले का सामना करना पड़ सकता है। जानकारों का भी मानना है कि युद्ध का खतरा लगातार मंडरा रहा है, लेकिन क्या इजराइल एक बार फिर ईरान के साथ बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए इतनी जल्दी तैयार है? इसको लेकर अलग अलग राय है। कई जानकारों का मानना है कि इजराइल का पूरा ध्यान अभी गाजा में लगा हुआ है और उस पर पूर्ण कब्जे की वो तैयारी कर रहा है। साथ ही ईरान के साथ युद्ध में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से खाली हो गया था। उसे रिस्टॉक करने के बाद ही इजराइल युद्ध के बारे में सोच सकता है। कई जानकारों का मानना है कि इसमें कम से कम 1 साल का वक्त लग सकता है। इजराइल ने गाजा पर कब्जा करने की रणनीति बना ली है, बल्कि इस पर इजराइल ने काम करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल इजरायली वॉर कमेटी ने गाजा पर पूर्ण कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके बाद इजरायली सेना गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन तेज करने की तैयारी कर रही है, ताकि गाजा पर पूरी तरह से कब्जा किया जा सके। वहीं इस फैसले के बाद गाजा वासियों में खौफ का माहौल है। हालांकि गाजा के लोग अभी भी अपनी जमीन को छोड़कर कहीं और जाने को तैयार बिल्कुल भी नहीं हैं। अल जजीरा मीडिया से एक फिलिस्तीनी व्यक्ति ने बात करते हुए कहा कि उसे मौत स्वीकार है, लेकिन विस्थापन नहीं। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी योजना की घोषणा की है। इस घोषणा के मुताबिक इजरायली सेना गाजा पर पूरी तरह कब्जा करेगी और गाजा से हमास को खत्म कर देगी। अल जजीरा मीडिया से गाजावासी अहमद हिर्ज ने बात करते हुए कहा कि अल्लाह की कसम, गाजा पर इजरायली हमले के बाद से मैंने लगभग 100 बार मौत का सामना किया है और इस दौरान लगभग 8 बार अपने परिवार के साथ विस्थापित हुआ हूं। इसलिए मेरे लिए गाजा में ही मरना बेहतर होगा। हम गाजावासियों ने हर तरीके की यातनाएं, मुश्किलें और खराब परिस्थितियों को झेला है और गाजावासियों का आखिरी फैसला यही है कि वे गाजा में ही मरेंगे। वहीं अल जजीरा से बात करते हुए गाजा के कई लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। एक अन्य गाजावासी रजब खादन ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि हम जानवरों के साथ सड़क पर रह लेंगे, लेकिन विस्थापन स्वीकार नहीं करेंगे। इजरायलियों को हमारे जिस्म और रूह के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। गाजा के लोगों को अपने शहर में रहना होगा।
यानी कि गाजा वासियों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो किसी भी हालत में गाजा को नहीं छोड़ेंगे, चाहे मर ही क्यों न जाए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ऐसे में जिस तरह से गाजा वासियों ने गाजा को नहीं छोड़ने का ऐलान कर दिया है, उससे कहीं न कहीं बड़ा झटका इजरायली सेना और नेतन्याहू को जरूर लगा होगा। आपको बता दें, इजराइल ने गाजा पर कब्जा करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। हालांकि कई देशों ने इजराइल के इस प्लान का विरोध किया है और वो नेतन्याहू से इस बात को लेकर काफी नाराज भी हैं और तो और वो सीधे तौर पर इजराइल की इस कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इजराइल इस विरोध पर कोई जवाब देता है या फिर नहीं। लेकिन जिस तरीके से गाजा वासियों ने इजराइल के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, उससे साफ है कि नेतन्याहू को बड़ा झटका अब आगे भी लगने वाला है। रेड सी यानी कि लाल सागर, जो एक बार फिर से वैश्विक संकट का केंद्र बन गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर बड़े हमले की चेतावनी दे डाली है और ये भी साफ कर दिया है कि जो इजराइल की मदद करेगा या फिर उसके साथ खड़ा होगा, वो उसको छोड़ेगा नहीं। यानी कि अब हूती विद्रोही आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार हूतियों ने एक बार फिर किसको और कैसी धमकी दी है और रेड सी को लेकर अब नया क्या प्लान बनाया है। तो आपको बता दें, रेड सी का यह इलाका जो आमतौर पर व्यस्त समुद्री ट्रैफिक से गुलजार रहता है, लेकिन अब डर और दहशत के माहौल से घिरा हुआ है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने एक नई चेतावनी जारी की है या फिर ये कहें कि इजराइल के मित्र देशों को सीधी सीधी धमकी दी है, जिसमें 64 शिपिंग कंपनियों को कहा गया है कि अगर वे इजराइल से जुड़े व्यापारिक कार्य को जारी रखती हैं, तो उनके जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। हूती प्रवक्ता याहिया साहरी ने कहा कि इजराइल से संबंध रखने वाले किसी भी जहाज को अब सुरक्षित नहीं समझा जाएगा। हम उन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करेंगे। यह चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब रेड सी पहले से ही तनाव का केंद्र बना हुआ है। बीते महीनों में हूतियों द्वारा कई व्यापारिक जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा चुके हैं। अब ये धमकियां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए गंभीर खतरा बन गई हैं। इसका असर अब नजर आने भी लगा है। कई जहाज रेड सी का मार्ग छोड़कर लंबा और खर्चीला कैप ऑफ गुड होप वाला रास्ता अपना रहे हैं। इससे माल ढुलाई में देरी हो रही है और परिवहन लागत कई गुना बढ़ गई है। समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अगर ये धमकियां यूं ही जारी रहीं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली पूरी तरह से बाधित हो सकती है। बता दें आपको, भारत सहित एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि पेट्रोलियम, गैस और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। हूतियों की इस नई धमकी पर भारतीय व्यापार विशेषज्ञों ने भी अपनी राय दी है। उनका कहना है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो भारत को वैकल्पिक मार्गों से माल मंगवाना पड़ेगा, जिससे लागत और महंगाई दोनों बढ़ेगी। रेड सी, जो कभी विश्व व्यापार की धड़कन हुआ करता था, आज एक अस्थायी युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। हूतियों की धमकी ने न केवल व्यापारिक सुरक्षा को झकझोरा है, बल्कि दर्शाता है कि क्षेत्रीय संघर्ष कैसे वैश्विक संकट बन सकता है। तो सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग अब सुरक्षित रह पाएंगे और क्या वैश्विक शक्तियां मिलकर इस संकट का समाधान निकाल पाएंगी या फिर नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हूतियों का जिस तरीके से चैलेंज लगातार इजरायली मित्र देशों को दिया जा रहा है, वो काफी गंभीर भी हो सकते हैं आने वाले दिनों में। फिलहाल अब देखना होगा कि तमाम देश मिलकर हूतियों को कोई जवाब देते हैं या फिर हूतियों की धमकी के आगे सब शांत बैठ जाते हैं।